बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। कुछ दिनों के बाद ही वीडियो बना रहा हूं और आज हमने कुछ ऐसे मौजू तलाश किए हैं जो लोग बार बार जिनके बारे में पूछते हैं, जानना चाहते हैं। तो आज हम चार चीज़ें या चार टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है, क्या सैयारे जो हैं, ये प्लैनेट्स जिसे तारे लोग कहते हैं, ये हमारी तकदीर कंट्रोल करते हैं? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, इंसानी नाम से क्या ठीक जायचा बन जाता है? तीसरा क्वेश्चन, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ठीक है या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ठीक है? चौथा, ये जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट होते हैं या रुजत पजीर जो सैयारे होते हैं, क्या ये हमेशा नहस होते हैं? इन चार चीज़ों पर आज हम बहस करेंगे और आपको एस्ट्रोलॉजिकली नॉलेज वाइज बताएंगे कि क्या चीज़ें ठीक हैं, क्या चीज़ें ठीक नहीं हैं, और जो आपके भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्या है। नंबर 1, क्या सैयारे हमारी तकदीर कंट्रोल करते हैं? मैंने एक दफ़ा पहले भी इस पर कुछ लिखा भी था और आपको बताया भी था कि जब से हमने एस्ट्रोलॉजी पढ़नी शुरू की, हम हमेशा से ही यही समझते रहे कि सैयारे जो है ये हमारी तकदीर कंट्रोल करते हैं, और हमें यही बताया गया। आपने बड़ी आसानी से सुना होगा कि ये सैयारे यहाँ पर फंसे हुए हैं, मैं ये अमल करूँगा, ये सैयारे ठीक कर दूँगा। आपकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत कठिनाइयाँ आई हुई हैं क्योंकि इस वक्त आपको 60 सती लगी हुई है। आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात इस वजह से हैं कि आप मंगलीक हैं। तो ये जो वो सैयारे हैं जब जिसे आपको इस वक्त शनि भारी हुआ है या राहु और मंगल आपको पड़े हुए हैं, तो हम इनको ठीक कर देंगे। ये आपकी तकदीरें ख़राब कर रहे हैं। तो वो जो आपकी तकदीरें कंट्रोल करते हैं वो सैयारे हैं। ये हमने यही सुना, आपने भी यही सुना होगा। बेसिकली ये यहाँ से एक ऐसी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है जिसकी वजह से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी अभी कंफ्यूज ही हैं कि सैयारे इंसान की ज़िंदगी पर असरात छोड़ते हैं या कोई और चीज़ है। मैंने हमेशा से ये कॉन्सेप्ट, इस कानून को, इस बात को हमेशा से निगेट किया है कि सैयारा इंसान की तकदीर कंट्रोल नहीं कर सकता है। बहुत सारे जो फेक एस्ट्रोलॉजर्स हैं या कम पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो ये इस बात का सहारा लेते हैं कि जब ज्वार भाटा आता है तो उस रात, चूँकि धरती के वो बहुत करीब होता है, आपने देखा होगा समुंदर में तूफ़ान आ जाता है, इंसान की नफ्सियात जो है उसमें ख़ास किस्म का पैशन होता है, जुनून होता है। उस रात जुनूनियत की रात को मंसूब किया जाता है। उस रात कत्ल लोग ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा कत्ल कर देते हैं, इमोशनल नाइट होती है। ये सारी चीज़ें जोड़कर वो ये साबित करना चाहते हैं कि जो सैयारा है वो आपकी तकदीर कंट्रोल करता है। नो, अगर हम फ़र्ज़ करें कि ज्वार भाटा वाले दिन मून तो एक सेटेलाइट है, वो लाइट अपनी ट्रांसफ़र करता है, बस उसकी अपनी ना कोई वेव है, ना कोई लेंथ है, ना कोई वैसी चीज़ें थ्रो करता है। तो सिर्फ सेटेलाइट है जिसकी वजह से वो हमें आसमान पर रोशन ज़्यादा नज़र आता है। ज्वार भाटा आने की बहुत सारी वजूहात हैं, वो एस्ट्रोनॉमी है, वो उसको एक डिस्कस करते हैं बाद में। तो इसीलिए अगर 14वीं की रात को ही चांद इंसान पर अपने असरात छोड़ता है, तो उससे पहले भी तो रातें हैं, उन रातों को भी डिफ़ाइन करें कि पहली रात में क्या करता है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इन रातों में क्या करता है। तो इनका तो कोई ऐसी एविडेंस सॉलिड है नहीं जिसकी वजह से ये कहा जाए कि वो आपकी तकदीर को कंट्रोल करते हैं। मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा कहा है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। एस्ट्रोलॉजी एक लैंग्वेज है। जब आप मुख्तलिफ प्लैनेटरी कंडीशन को मिलाकर पढ़ते हैं तो ये एक लैंग्वेज बन जाती है, और उस लैंग्वेज से आप तकदीर पढ़ते हैं।
मुझे ये बताएं कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर क्या अपने पास कोई ऐसा गैजेट रखता है जिसकी वजह से किसी भी एक प्लैनेट का जो असर आप पर पड़ रहा है उसको मापा जा सके? आंसर है नो। तो इसलिए जब तक कोई एस्ट्रोलॉजर किताब खोलकर, तकवीम खोलकर, पंचांग खोलकर, एफिमेरिस खोलकर हर्स को बना नहीं लेता, वो पढ़ने के काबिल नहीं है। अगर पढ़ना है तो ये लैंग्वेज है, इसको इतनी सी बात क्यों समझ नहीं आती और आप इसको असरात से क्यों जोड़ते हैं? सो इसलिए सिंपल ये बात है कि कोई भी एक प्लैनेट इंसान की तकदीर को कंट्रोल नहीं करता है। हिंदुओं का कॉन्सेप्ट ये है, वो ये कहते हैं कि ये जो सैयारे हैं, शनि, मंगल, कुजा, चंद्रमा, बृहस्पति, ये सब उनके देवता हैं। उनका ये मानना उनकी हद तक ठीक है, क्योंकि ये उनका एक कॉन्सेप्ट है, ये कोई लॉजिक नहीं है। कॉन्सेप्ट की हद तक ये ठीक है उनके मुताबिक। मगर क्या इसको वो इस तरीके से अप्लाई कर सकते? कोई इंडियन एक एस्ट्रोलॉजर जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी करता है या इंडिया में कहीं रहता है, वो इस बात को निगेट कर सकता है कि बग़ैर चार्ट पढ़े वो किसी का बारे में कुछ भी एक सॉलिड रीडिंग दे दे? आंसर है नो। तो जब आप, अभी इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, कभी थोड़े दिन पहले मैंने एक इंडियन एस्ट्रोलॉजर हैं बड़े मशहूर, संजय रथ, उनकी मैं प्लानिटरी कंडीशन पढ़ रहा था रेट्रोग्रेशन पर, एक उनकी बात पढ़ रहा था। तो उन्होंने कहा जो रेट्रोग्रेशन है ये बड़ी सारी मुख्तलिफ़ किस्म की रेट्रोग्रेशंस हैं। जब प्लैनेट वीक होना शुरू होता है तब अलग है, जब वीक हो जाता है तब अलग है, जब वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है तब अलग है। तो ये रीडिंग्स हैं, ये इन्फ्लुएंस नहीं है। और अगर इन्फ्लुएंस है तो कोई भी एक एस्ट्रोलॉजर मुझे बता दे वो गैजेट कौन सा है जो कहीं से मिलता है जिससे आप किसी भी आदमी पर ये देखते हैं कि इस वक्त शनि का इतना इन्फ्लुएंस पड़ा हुआ है, हम इसको पढ़ लेंगे। इसलिए पहले क्वेश्चन जो है कि क्या सैयारे हमारी तकदीर कंट्रोल करते हैं? बिल्कुल कंट्रोल नहीं करते। तकदीर का मालिक सिर्फ एक है, खुदा। अल्लाह कुरान में वाज़ेह तौर पर कहता है हमने हर एक चीज़ पैदा की, फिर उसकी एक तकदीर मुकर्रर कर दी। जो आपके साथ होगा, हो रहा है, होने वाला है, ये उसे पता है। जो उसे पता है वही तकदीर है। हम क्या करते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर अपनी कोशिश लगाकर अल्लाह की पहले से लिखी तकदीर पढ़ने की कोशिश करता है, जिसे कुरान में अल्लाह ये कहता है कि हमने तुम्हारी तकदीर बसूरत आमाल तुम्हारे गले में लटका दी। हमने तुम्हारी तकदीर बसूरत आमाल तुम्हारे गले में लटका दी, जिसे हम तुझे रोज़े क़यामत खोल कर किताब की माने दिखा देंगे कि ये तुम्हारी तकदीर थी। तो एक एस्ट्रोलॉजर वही लोहे महफूज पढ़ने की कोशिश करता है। हमने कभी ये नहीं कहा कि एक एस्ट्रोलॉजर नाउज़ बिल्लाह कोई खुदा बन गया और वो जो कहता है वो हो जाता है। नो, पढ़ने की कोशिश करता है अपने इल्म के बारे में। हर आदमी अपने एक इल्मी सतह के मुताबिक चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो ज़्यादा इतना एक्सप्लोर कर लेगा। इसका और कोई कॉन्सेप्ट नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, इंसानी नाम से क्या ठीक जायचा बन जाता है? ये एक ऐसी डिबेट है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत आसान है, बनाई गई। नंबर 1, जो वर्ड्स होते हैं इनकी वाइब्रेशन होती है, वर्ड्स वाइब्रेशन इन्हें कहते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो पौधे हैं, पौधों के करीब म्यूज़िक लगाया गया, तो म्यूज़िक की जो वेव्स हैं, ये वाइब्रेशंस हैं, ये साउंड है, उससे उनकी नशोनुमा पर ज़्यादा फ़र्क पड़ा। अगर आप कोई कभी देखें तो आपने कई ऐसे म्यूज़िक सुने होंगे ज़िंदगी में, जैसे बंदा सुनते कहता है यार क्या बात, तो वो क्या बात आपकी साइकोलॉजी है, मेंटल अंडरस्टैंडिंग है। क्लियर? अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो बड़ा डिफरेंट किस्म के रिजल्ट निकलेंगे। अभी मैंने किसी साहब को सुना, एस्ट्रोलॉजर को, ये कहते हुए कि चूँकि हमारे जो नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम मोहम्मद है, तो जो एम है ये बहुत ही ख़ास अहमियत एस्ट्रोलॉजी में रखता है। एम तो माइकल भी है, एम से तो मोहित भी है। क्या आप जब अल्लाह कहते हैं तो जो आपको एक सुकून मिलता है, जब वो राम राम कहते हैं या आप राम राम कहते हैं, तो क्या उनको ये महसूस होता है? नो। तो जो एक चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है वो दो आदमियों पर मुख्तलिफ इफ़ेक्ट क्यों कर रही है? इसकी रीज़न है वर्ड्स वाइब्रेशन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का मामला है। जैसे
मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, या आप मुझे, आपका ड्रेस बहुत आला है, जो आपने खुशबू लगाई है कमाल है, तो आप उस फिक्रे को सुनकर ये फील करते हैं कि ये आदमी मेरी जो है वो तारीफ़ कर रहा है, जिससे मुझे एक अच्छा फ्लेवर फील हो रहा है। अगर वही ये बात आपको चाइनीज़ में कहे, फ्रेंच में कहे, हत्ता कि चलो अरेबिक में ही कह दे, रशियन में कह दे, आप समझ जाएंगे, आप बिल्कुल ऐसे होंगे, आपके ऊपर से गुजर जाएगी। तो अब वो वर्ड्स जो हैं उनकी साउंड ने आपके माइंड को अट्रैक्ट क्यों नहीं किया? इस वजह से कि इसलिए अट्रैक्ट नहीं किया कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स इंसान की साइकोलॉजिकल मेकअप को इफ़ेक्ट नहीं करते, जो आपकी लर्निंग है उसको मुतासर करते हैं, जो आपने समझा। जैसे फ़र्ज़ करें, आई एम सॉरी अगेन, कि एक आदमी आपको, आप जो आप अपनी ज़ुबान समझते हैं उसमें आपको बुरे अल्फाज बोलता है, गाली देता है, आपका रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट होगा। और वही गाली कोई ऐसी ज़ुबान में दे जो आपको समझ नहीं आई, तो आपका रिएक्शन कोई नहीं होगा। जैसे मैं रशिया गया, तो बड़े दिन हम पढ़ने गए रशिया, तो मैंने वहाँ पर एक आदमी था, मैंने पूछा हाउ आर यू, कंदश तो था। मैंने फिर उससे पूछा कि आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, कंदश तो। मतलब ये है कि जो मैंने उसे कहा कि आपका व्हाट इज़ योर नेम, कि तुम्हारा नाम क्या है, उससे ये बात इसलिए समझ नहीं कि उसे इंग्लिश नहीं आती थी, तो उसने आगे से कहा तो, यानी कि क्या। तो फिर मैंने कहा डू यू नो इंग्लिश, इंग्लिश। तो फिर उसने मुझे कहा नो 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 नो, आई नियत इंग्लिश की, बस उसकी इतनी सारी रशियन मुझे समझ आई कि आई खुदत नियत इंग्लिश की, कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो ये मुझे थोड़ी सी समझ आई, तो इसलिए मुझे समझ आ गई। तो इसलिए ये बात याद रखें, जो नाम से जायचा बनता है, यह कभी भी किसी भी एक आदमी की मुकम्मल तकदीर बताने के लिए बहुत नाकाफ़ी होता है। एस्ट्रोलॉजी में कुछ वर्ड्स, जैसे एरीज़ के साथ आई और जे जोड़े गए हैं, यानी कि वो तमाम लोग जिनके नाम ए और जीम से शुरू होते हैं, जे से शुरू होते हैं, इस्लाम है, इमरान है, जावेद है, जलील है, एरीज़ है। टॉरस यू टी वी, जिनके नाम यू टी या वी इनके से शुरू होते हैं, उनके नाम टॉरस हैं। जेमिनाई के जी, जिनके नाम के से कामरान, जी से गुलाम रसूल, गुलाम कादर, ये निकलते हैं, ये जेमिनाई से बनेंगे। कैंसर के हैं एच एंड डी, एच जिनके नाम एच से शुरू होते हैं, ये डी इनके नाम आप समझ लें कि ये कैंसेरियन है बाहर। लियो, जिस तरह मैंने अभी आपको जिक्र किया, एम और टी, ये दोनों मिलाकर भी कई नाम ऐसे होते जो इंडिविजुअली एम से शुरू होते हैं, कई नाम होते हैं एम टी से शुरू होते हैं। मुमताज़ लियो, तो इसीलिए ये लियो। वर्गों के लिए पी, पी पर पाकिस्तान, पी फॉर परवेज़, पैलेस्टीन, पैलेस्टाइन, इस तरह पीस के जो सारे नाम है ये वर्गों। लिब्रा, एच आर टी और स्पेशली आर टी, लिब्रेंस, जिनके नाम इनसे शुरू होते हैं वो लिब्रेंस हैं। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के लिए पढ़ा जाता है आई ई एन, और ये आई एन नहीं, वैसे स्पेशली जो इस पर स्कॉर्पियो पर पढ़े जाते हैं वो पढ़े जाते हैं एन एन वाई। यास्मीन, नौरीन, नज़ीर, याकूब, इस तरह। सेगिटेरियस, सेगिटेरियस थोड़ा डिफरेंट है, इसमें बी, पी, एच और ए जिनके नाम शुरू होते हैं यहाँ से हैं कि वो सेगिटेरियस हैं। कैप्रिकॉर्न, जद्दी लोग, इनके पढ़ते हैं जे ई, ये कई लोग इसे एस भी पढ़ते हैं। एक्वेरियस, एस एच से जो नाम शुरू होते हैं, जैसे शबाना, मीम, जो श की आवाज़ निकालते हैं, ये एक्वेरियस। पाइसिस, पाइसिस डी टी एच, जिनका नाम डी से दिलावर, टी से ताहिरा, ताहिर, एच से हाजी साहब, हमायूं, ये सारे पाइसिस शुरू होते हैं। तो इनका मतलब ये नहीं है कि इन नामों से आपका कोई ऐसा जायचा बन जाएगा जो आपकी पूरी तकदीर खोल देगा, सब बिल्कुल कोई
चक्कर नहीं है तो इस झांसे में बिल्कुल भी ना आइएगा। ये वर्ड साउंड्स की जो थ्योरी है, वर्ड्स की साउंड्स की थ्योरी, ये इंसान की साइकोलॉजी विच इज़ नफ्सियात को किसी हद तक टच कर सकती है। तकदीर का इससे लेना देना कोई नहीं है। तकदीर है वो इवेंट्स या वो तमाम मामला जो आपके इख्तियार से बाहर है, वो तकदीर है। आप अपनी अकल से, अपनी समझ से कुछ चीज़ें बेहतर कर दें, दैट इज़ नफ्सियात। लेकिन जो इवेंट होता है जो आपके मुकम्मल इख्तियार से बाहर है, ये तकदीर है। इस बात को समझें और ये इस बात को भी अपने ज़हन में रखें कि अगर कोई आपको ये कहे कि मैं आपके नाम से जायचा बना देता हूँ और आपके उससे पूरी डिटेल निकल आएगी, ये सिर्फ झूठ है, फ्रॉड है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका जो ठीक नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेहतर है या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बेहतर? ये मुझसे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। व्हाट इज़ योर स्टाइल ऑफ वर्क? सबसे पहले ये है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक टोटल सिस्टम है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी एक अपना टोटल सिस्टम। और जो एक सिस्टम में रहकर एक ही सिस्टम को अप्लाई करके रिजल्ट निकालने की कोशिश करेगा, प्रोफेशनल होगा, निकाल लेगा। जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, जो उसमें वेस्टर्न में है, जो उसने वेस्टर्न पढ़ी है, अगर वो उसी एक ग्राफ में रहकर रिजल्ट निकाल लेगा, निकाल सकता है। जैसे मेडिकल विच इज़ मेडिसिन वाला प्रोफेशन और हिकमत एलोपैथिक दो दूसरा, ये दो अलग अलग प्रोफेशन हैं। हिकमत और एलोपैथिक दो अलग अलग प्रोफेशन, लेकिन इनका जो नुक्ता है वो इंसान पर आकर गिरता है। तो ये दोनों ही सब्जेक्ट इंसान को टारगेट करते हैं और इंसान की सेहत ठीक कर देते हैं। अगर आप ये पूछें कि इनमें दोनों में से कौन सा तरीका बेस्ट है, ये कोई भी नहीं बता सकता। कोई देखे, जैसे हकीम लुकमान का जिक्र किया जाता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, तो ये उसका प्रोफेशनलिज्म था। जिस तरह ये आपके बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने मेडिसिन ईजाद किए हैं, ये अपनी अपनी जगह पर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। तो नॉलेज हमेशा एग्जिस्ट करता है, जो पढ़ रहा है वो प्रोफेशनल कितना है, वो उसको क्या आपको रिजल्ट जनरेट करेगा, ये वहाँ से गेम आगे चलती है। तो इसलिए कोई भी सिस्टम हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, इंडियन एस्ट्रोलॉजी हो, जेमिनाई सिस्टम हो, ग्रीक एस्ट्रोलॉजी हो, श्रीलंकन एस्ट्रोलॉजी हो, नेपाली एस्ट्रोलॉजी हो, कोई भी एस्ट्रोलॉजी हो दुनिया में, एस्ट्रोलॉजी नॉलेज हमेशा एग्जिस्ट करता है। जिसको पढ़ने वाला है वो कितना कामयाब है, वो कितना कॉम्पिटेंट है, उस पर बेस करेगा ये। अभी मैंने आपको अपने भी कई दफ़ा सुना होगा, जी मेरी रीडिंग 70% है, मेरी रीडिंग 60% है, मेरी रीडिंग 40% है। आप मुझे बताएं आपकी रीडिंग कितनी परसेंट है? ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप किसी ऐसे बंदे को कैसे बता सकेगा वो कि उसकी रीडिंग्स की एक्यूरेसी कितनी? हाँ, आप उससे पूछ सकते हैं कि आप जो इस प्रोफेशन में हैं आपका कितना टाइम हो गया, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है। साइंस तो हमेशा जो है, या नॉलेज, कोई भी नॉलेज हमेशा इर्तिका की तरफ जाता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। जैसे कुरान आया और कुरान में जो जो चीज़ें प्रेडिक्ट की आज भी साबित हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि नॉलेज हमेशा से एग्जिस्ट करता था। जो उसके फॉलोअर्स हैं उनकी तहकीक कितनी है, उन्होंने कहाँ तक अपने आप को उस इल्म के लिए आगे लेकर गए, कहाँ तक अपने आप को स्ट्रेच किया, ये उसका जवाब। मुझसे लोग पूछते हैं जी आप कौन सी एस्ट्रोलॉजी करते हैं? मैं श्रीलंकन एस्ट्रोलॉजी, श्रीलंका में बहुत दफ़ा गया हूँ, 19-20 दफ़ा, वो भी पढ़ी मैंने, इंडियन भी पढ़ी मैंने, नेपाली एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ी, मेरे गुरु हैं डॉक्टर बालाराम उपाध्याय रेग्मी, उनसे मैंने पढ़ी, वेस्टर्न भी मैंने पढ़ी। फिर मैंने ये क्या किया कि बहुत सारी चीज़ों में हर एस्ट्रोलॉजी में कहीं ना कहीं बहुत ही ख़ास हैं, बहुत ही अच्छी हैं। मैं उन सबको मैंने उठाया और उठाकर एक अपना सिस्टम बना लिया। मैं उसे कहता हूँ MK सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो मैं MK सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी वो करता हूँ। तो इसीलिए देखिए ना, मेरे हार्स को बनाने का तरीका भी अलग है, पढ़ने का तरीका भी अलग है। मैं उसमें नक्षत्र भी पढ़ लेता हूँ, मैं उसमें इंडियन एस्पेक्ट्स भी पढ़ लेता हूँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी हम पढ़ते, तो उसको हम अप्लाई करने का मैंने एक सिस्टम तैयार किया, उसका नाम है MK सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। फोर्थ क्वेश्चन, रुजत विच इज़ रेट्रोग्रेशन। जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट हैं या जिनके आगे R लिखा होता है या जिनके आगे लिखा होता है रिवर्स, आप समझ लें, आमतौर पर लोग ये सारे उसे रिवर्स ही पढ़ते हैं। ये जो बाय बर्थ प्लैनेट रिवर्स होते हैं, क्या नहस होते हैं? बिल्कुल भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंपल मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ कि आप ये तसव्वुर कर लें कि एक सियारा
एक जेल में है या एक घर में है, अगर तो वो अपने घर में होकर रेट्रोग्रेड हो रहा है, यानी कि आप अपने घर में और घर में रहना नहीं चाहते, बाहर निकलना चाहते हैं, नेगेटिव हो गए, सिंपल। और अगर कोई सैयारा दुश्मन के घर में है, जेल में कैद है और वहां से निकल रहा है, रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो ये आज़ादी है जेल से, पॉजिटिव है, कोई मुश्किल है। तो बहुत सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में है वो बहुत सारी डिफरेंट होती हैं। एक एस्ट्रोलॉजर ने, ये पता नहीं एक आदमी ने मुझे एक कमेंट किया कि हमने तो आज तक यही पढ़ा था कि जो जुपिटर है वो कैंसर में एग्जॉल्ट होता है, अपने जेमिनी में भी कर दिया। अब ये लोग इस बजाय इसके कि ये चीज़ अप्रिशिएट करें कि यार ये आज हमने एक नई चीज़ सीखी, और क्रिटिसाइज़ करने शुरू कर दे, हमने तो यही पढ़ा था। तो मैंने इस वीडियो में ये कहा था कि भाई आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं। प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर जो वो 4 जगहों पर एग्जॉल्ट पढ़ा जाता है, और अगर आपको नहीं पता है तो ये आपकी कम इल्मी है। और अगर आपको किसी ने नहीं बताया तो वो आपका कोई टीचर बहुत ज़्यादा स्किलफुल नहीं था। अगर 4 जगहों पर आपको एग्जॉल्टेशन कोई बता रहा है और आपको समझ आती है, सीखते हैं आप, तो ये नॉलेज में बेहतरी है या कमी है? बेहतरी है ना। लेकिन लोग इस बात पर भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, मेंटल लेवल चेक करें कि जी आपने कहा 4 जगहों पर करता है, तो आप हमें कौन सी एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं? इसलिए कहते हैं कि वो नीम हकीम ख़तरा जान। तो एक और भी इंग्लिश में एक फ़िक्रा बोला जाता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू इम्प्रूव द परफेक्शन। तो जो आपकी एक अपनी परफेक्शन है, आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। होता डिफ़िकल्ट है लेकिन कर सकते हैं आप। तो इसलिए नॉलेज की हमेशा ये बात होती है, जब इल्म की तशरीह की जाती है तो कहते हैं इल्म एक ऐसा औजार है जिसको आप जितना पॉलिश करेंगे ये उतना निखर कर आएगा। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं कि टीचर इज़ वन हु डिस्पेल्स द डार्कनेस। वो आपके अंदर की जो कालिक है, की इल्म की जो काई जमी हुई है, उसको वो साफ़ करके तो उसको क्लियर करता है। वो आपको पढ़ाने की कोशिश करता है। जब कोई आपको सिखाए, कुछ पढ़ाए, आप उसको सीखने की कोशिश करें। अगर आपको समझ ना आए तब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्रिटिसाइज़ करना किसी भी ऐसी चीज़ पर जो आपको नहीं आती, ये एक बड़ी बेवकूफ़ाना किस्म का अमल है। खुश रहें। ये 4 वो पॉइंट्स थे जो लोग मुझसे बार बार पूछते हैं, और मैंने आप सब लोगों को समझाने की पूरी कोशिश इस वजह से की कि कहीं भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ये जब चैप्टर कोई खुले या आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपके पास इसका जवाब हो। खुश रहें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।